लिए महत्वपूर्ण सीजीपीएससी हिंदी प्रैक्टिस भाग 2 लेकर आया हूँ, जो आगामी पीएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वर कहते हैं तो स्वर किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है स्वर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अ जो है अग्र स्वर नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 3 प्रकार के स्वर हैं। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अम और अ क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अयोग व स्वर हैं। क्या है ये? अम अ क्या है? अयोग व के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। लुप्त स्वर कहलाते हैं। जिनका अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। यह जो है स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अ स्वर है, उ स्वर है और ए जो है स्वर के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद दिए गए हैं? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। जीभ के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो है स्वरों के 3 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ह की तरह जो है विसर्ग का उच्चारण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। स्वर कहलाते हैं जो कि बिना अवरोध के उच्चारण किए जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला टाइप का प्रश्न है, व्यंजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं क्या कहलाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। वो जो है व्यंजन कहलाते हैं जो कि स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। छ जो है एक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12वां, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अनुनासिक होगा। पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। य र ल व जो है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श श श और ह व्यंजन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। उष्म व्यंजन के अंतर्गत ये चारों जो है आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। श श श और ह जो है उष्म व्यंजन में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्छिप्त व्यंजन क्या है? तो इनमें से बताना है उच्छिप्त व्यंजन क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ढ और ड जो है उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16वां, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो किसमें प्रयोग हुआ है इसे बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो में है। पढ़ाई शब्द में जो है उच्छिप्त व्यंजन ढ का प्रयोग हुआ है। ये वाला शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये वाला ढ। ये जो है उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न है 17वां, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आधा ज और ञ के संयोग से जो है ज्ञ वर्ण का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18वां, छ त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये क्या होते हैं बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छ त्र और ज्ञ ये किसी और वर्णों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। छ त्र ज्ञ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 28 वर्ण जो है हिंदी में व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20वां। कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन सी है? कंठ से उच्चारित ध्वनि को बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। क ख ग घ ये सब जो है कंठ से उत्पन्न ध्वनियां हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तालव्य से जो है स का उच्चारण होता है। श तालव्य। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22वां। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ट ठ ड ढ ये जो है मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। दांतों से जो है इसका उच्चारण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न 24। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरुद्ध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न है 25। महाप्राण वर्ण का अर्थ है? इसका आंसर बनेगा सी जो है करेक्ट होगा। जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगता है उसे हम महाप्राण वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न जो है अक्षर से संबंधित बनता है, तो देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न है अक्षर क्या होते हैं? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ध्वनियों की संगठित इकाई को ही हम अक्षर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परिणाम शब्द में कितने अक्षर हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 4 जो है परिणाम शब्द में 4 शब्द अक्षर होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समाधान शब्द का अक्षर विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बनेगा। स धन मा धन धा धन न, तो यह शब्द जो है अक्षर विच्छेद बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। जो नष्ट ना हो अक्षर शब्द कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं वर्तनी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आवृजन जो है इसका करेक्ट उच्चारण वाला शब्द बनेगा। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला टाइप का प्रश्न है 31। सही वर्तनी वाला रूप है? तो सही वर्तनी वाले अक्षर को हमें पहचानना है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अनभिज्ञ शब्द जो है सही उच्चारण वाला वर्तनी वाला रूप होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बनेगा। समादृत जो है इसका सही वर्तनी वाला शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 33। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। संपृक्त जो है इसका सही शब्द बनेगा, संपृक्त। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 34। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छाटिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अशोभनीय जो है सही विकल्प वाला वर्तनी शुद्ध शब्द बनेगा। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। संभ्रांत जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 36। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अनादृत जो है सही वर्तनी वाला शब्द होगा, अनादृत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37। सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। पल्लवन शब्द जो है सही वर्तनी वाला शब्द होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 38। सही वर्तनी वाला विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अप्लावित जो है शब्द जो है सही वर्तनी वाला शब्द होगा। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। विलक्षण जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40। निम्न रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द है? तो कौन सा रूप है जो सही है? तो साहित्यकार शब्द जो है इसका सही वर्तनी वाला रूप होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला टाइप का प्रश्न जो है लिंग से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो इससे भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इसका 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन भेड़िया शब्द जो है स्त्रीलिंग वाचक शब्द नहीं है।
सरिता स्त्रीलिंगवाचक है, सवारी और बुलबुल ये तीनों जो है स्त्रीलिंगवाचक शब्द हैं और भेड़िया शब्द जो है नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 42 सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। सम्राज्ञी शब्द जो है इसका स्त्रीलिंगवाचक शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 43 निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। मसी शब्द जो है स्त्रीलिंगवाचक शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 44 है लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है दही शब्द। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 45 पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन से युग्म अशुद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। कर्ता कर्त्री जो शब्द जो है अशुद्ध युग्म वाला जोड़ा होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न 46 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत जोड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। भाट भाटी शब्द जो है गलत जोड़ा युग्म वाला शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न है 47 इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। छाया शब्द जो है स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न 48 भौदी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। भौदिया जो है शब्द स्त्रीलिंगवाचक शब्द बनेगा, भौदिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला टाइप का प्रश्न जो है वचन से संबंधित है, तो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखते हैं प्रश्न 49 से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। प्राण शब्द जो है प्रायः बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 50 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। सहायता शब्द जो है सदैव एक वचन शब्द में ही प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 51 चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चिड़िया शब्द जो है इसका बहुवचन रूप होगा। देखते हैं 52 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आंसू शब्द जो है सदैव बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 53 बहुवचन कहते हैं किसे कहते हैं बहुवचन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध होता हो उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न जो है संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। संधि से रिलेटेड तो देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे 54 से। तो देखते हैं 54 प्रश्न दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। संधि हम कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के अंतर्गत देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 55 इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। पवन शब्द जो है स्वर संधि के अंतर्गत वाला उदाहरण बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट बनेगा। श्रव धन अन से बना है हमारा श्रावण शब्द। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 57 विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट बनेगा। विश्व धन अमित्र से हमारा क्या बना है विश्वामित्र। तो इसका संधि विच्छेद सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है 58 प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। प्रति धन उत्तर से बना है प्रत्युत्तर। तो यह ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 59 सुंदरोदन का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। सुंदर धन ओदन शब्द जो है से बना है सुंदरोदन। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न महोष्ण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट बनेगा। महाधन उष्ण से बना है हमारा महोष्ण। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 61 गायक का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। गय धन अक से जो है हमारा गायक बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं 62 पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट बनेगा। अयादि संधि जो है पवित्र में जुड़ा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है 63 पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट बनेगा। परिधन आवरण से हमारा पर्यावरण शब्द बना है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 पर्यावरण शब्द जो है किन शब्दों के योग से बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। परिधन आवरण शब्द से मिलकर हमारा पर्यावरण शब्द का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न
प्रश्न है 64, किस शब्द में वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। सदैव शब्द में जो है वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न 65, महाधन उदय में संधि कीजिए। तो इससे जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। महाधन उदय से हमारा शब्द बनेगा जो है महोदय शब्द का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 66, सद्भावना का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट बनेगा। सत धन भावना से मिलकर हमारा सद्भावना शब्द का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट बने। उच्च धन चारण से हमारा उच्चारण संधि का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 68, अशुद्ध संधि विच्छेद है। तो अशुद्ध संधि विच्छेद को हमें पहचानना है जो गलत है। तो इसका आंसर बी जो है करेक्ट बनेगा। अत धन एव से अतएव नहीं बनेगा, यही जोड़ा हमारा गलत है, यही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 69, संयोग का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट बनेगा। सम धन योग से बना है संयोग, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 70, मनोबल का संधि विच्छेद है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मना धन बल से हमारा मनोबल शब्द का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 71, अधोगति का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अधोधन गति से हमारा अधोगति का निर्माण हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पुनः धन जन्म से मिलकर पुनर्जन्म शब्द का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला टाइप का प्रश्न जो है काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 73 है, काल के बोध का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। काल का बोध जो है क्रिया के साथ होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 74, काल के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। काल के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 75, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा। 6 भेद होते हैं इसके भूतकाल के। देखते हैं अगला प्रश्न 76, श्याम ने गाना गाया होगा, प्रयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है यह, क्योंकि इसमें श्याम ने गाना गाया होगा शब्द है, मतलब वो गाया भी हो सकता है नहीं भी गाया हो सकता है, इसलिए संदिग्ध के भूतकाल के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हेतु मत भूत का उदाहरण है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। यह शब्द जो है हेतु मत भूत का उदाहरण बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण हिंदी के 77 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।